हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस एंड इट्स टाइप। यहाँ पर आप देखिए एटॉमिक रेडियस की दो डेफिनेशन दी हुई हैं। जो पहली डेफिनेशन है वो है इन टर्म ऑफ ऑर्बिट और जो सेकंड डेफिनेशन है वो है इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल। आप सभी को पता है कि जो एटम है वो स्फीरिकल होता है, ठीक है। अगर मैं 3D की बात करूं और अगर 2D की बात करूं मैं, तो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपके ऑर्बिट्स हैं जिसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने क्या करना है, डिस्टेंस लेनी है सेंटर से लेकर उस शेल तक की जिस शेल में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी को हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस इन टर्म ऑफ ऑर्बिट। अगर मैं बात करूं इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल, तो आपको पता होना चाहिए जो ऑर्बिटल है वो क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कैसी है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी बाउंड्री बनाते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। उस स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो उसी तरह से आपने क्या करना है, सेंटर से लेकर कहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है, वहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कैसी हो, मैक्सिमम हो। तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक अप टू विच द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मैक्सिमम। डेंसिटी का मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, या फिर कह सकते हैं जहाँ तक इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कैसी है, मैक्सिमम है। आपको जो डेफिनेशन ईजी लगे आप दोनों में से कर लें। अब बात यह आती है कि जो डिटर्मिनेशन होती है एटॉमिक रेडियस की वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। एक्चुअल या फिर एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। इसका क्या रीज़न है? पहला रीज़न तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का बादल है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक इमेजनरी बाउंड्री लगाते हैं और इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम होती है, लगभग कितने परसेंट, 95%, ठीक है। और भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन इस बाउंड्री से बाहर। तो देखिए कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। अगर कोई शार्प बाउंड्री नहीं है तो हम डिस्टेंस भी एक्चुअल कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर जो हम एटॉमिक रेडियस मेज़र करना चाहते हैं वो हम एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि एटॉमिक रेडियस को एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए आपको कोई ना कोई शार्प बाउंड्री चाहिए। दूसरा रीज़न ये है कि एक सिंगल एटम को आइसोलेट करना, आइसोलेट का मतलब अलग करना, बहुत मुश्किल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे पास आप बहुत सारे एटम्स हैं, हम उसमें से एक एटम अलग निकाल लेंगे, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम एक सिंगल एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग से नहीं निकाल सकते, तो हम एटॉमिक रेडियस भी एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। जो तीसरा रीज़न है वो ये है कि जो एक एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, वो दूसरे एटम से इन्फ्लुएंस्ड होता है, मतलब प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं ये एक्सपेंड भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है इनमें, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब फैल भी सकते हैं और सिकुड़ भी सकते हैं, जिसके कारण जो एटॉमिक रेडियस है वो एक्यूरेटली मेज़र करना मुश्किल होता है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। कितने टाइप की हमारे पास एटॉमिक रेडियस है, तो हम यहाँ पर 3 टाइप के एटॉमिक रेडियस डिस्कस करेंगे, कोवेलेंट रेडियस, वंडर वॉल रेडियस और मेटालिक रेडियस। सबसे पहले हम बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस की। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है ये रेडियस
कहाँ पर कैलकुलेट होगी? जहाँ पर कैसे बॉन्ड हैं? कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आपको एक मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें 2 एटम हैं, इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ और इसको भी ए नाम दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है। देखो ये इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये जो बीच वाला पार्ट है ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दोनों ने क्या कर रखे हैं? शेयर कर रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कैसा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जो ये 2 एटम हैं इनकी जो न्यूक्लियस हैं, ये जो बीच में आपको दे रखे हैं न्यूक्लियस, इनके बीच की डिस्टेंस लेनी है और इसका क्या कर देना है? हाफ कर देना है। ठीक है, दोबारा सुनिए, जो ये 2 एटम हैं इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस लेनी है और इसका क्या करना है? आपने हाफ करना है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, जो ये आपका मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस कितनी है? 198 पिकोमीटर। पीएम क्या है आपका? पिकोमीटर। और 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी कोवलेंट रेडियस निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा? इसका हाफ कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो रेडियस है वो कितनी कैलकुलेट हुई है? 99 पिकोमीटर। तो क्या डेफिनेशन है? कोवलेंट रेडियस इज 1/2। 1/2 का मतलब आधा। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का मतलब नाभिक, ऑफ 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, आपस में क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होनी चाहिए ऑफ द सेम एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। और ये जो एटम होंगे वो उनकी नेचर कैसी होगी? सेम होगी, मतलब एक जैसे ही होंगे। जैसे हम कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं H2 में, ठीक है, Cl2 में, O2 में। ठीक है, क्योंकि ये सभी एटम कैसे हैं? सेम है। ठीक है, इसमें OO सेम है, इसमें Cl सेम है, इसमें HH सेम है। तो दोनों एटम कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, वो अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या डेफिनेशन आ गई? जो कोवलेंट रेडियस है वो क्या है? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, और जो डिस्टेंस होती है 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच में उसे हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। जैसे यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितनी है इस मॉलिक्यूल की? न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस कितनी है? 198 पिकोमीटर। तो ये क्या है? इसकी बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, तो आप आर कोवलेंट को ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। अगर आपको बॉन्ड लेंथ पता है किसी मॉलिक्यूल की, आप उसका आधा कर दीजिए और क्या आ जाएगी? वहाँ से कोवलेंट रेडियस आ जाएगी। नेक्स्ट आपकी रेडियस है वंडरवॉल रेडियस। तो जो वंडरवॉल रेडियस है इसकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ देते हैं क्या है। इट इज़ 1/2, ये भी हाफ ही है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड। यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड का मतलब जिन न्यूक्लियस के बीच की आप डिस्टेंस लोगे ना उनमें आपस में बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइसोलेटेड एटम्स। ठीक है, 2 अलग अलग एटम्स होने चाहिए वो, और उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर 2 एडजेसेंट और द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स बिलोंगिंग टू 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए सॉलिड स्टेट। या फिर 2 मॉलिक्यूल हो सकते हैं वो। ठीक है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके एटम के बीच की डिस्टेंस हो सकती है। अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको 2 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वंडरवॉल रेडियस, इसको अगर मैं ए कहूँ और इसको बी कहूँ, ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, है तो इनकी नेचर सेम, लेकिन मैंने अलग अलग इनको कर दिया है, ए और बी नाम दे दिया मैंने इनको। तो अगर मुझे इनकी कोवलेंट रेडियस निकालनी है तब तो मैं क्या करूँगा? सिंपल इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ले लूँगा, लेकिन वो एटम कैसे होंगे? बॉन्डेड। लेकिन अगर मुझे इसकी वंडरवॉल रेडियस कैलकुलेट करनी है तो मैं 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लूँगा। ठीक है, और जो इनके एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस लूँगा। ठीक है, जो
नेबरिंग एटम्स हैं, ठीक है। तो नेबरिंग एटम्स ये हैं, एक ये एटम है और एक ये एटम है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और उसका क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 360 पिकोमीटर, और इसका क्या कर दूंगा मैं, हाफ, ठीक है। हाफ में कितना हो जाएगा आपका ये, 180 पिकोमीटर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्लोरीन एटम्स, ठीक है। ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं आपके, ये भी Cl2 है और ये भी क्या है, Cl2, ठीक है। एक Cl ये ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्लोरीन एटम्स ऑफ टू नेबरिंग मॉलिक्यूल, नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है। ये दो आपके कैसे मॉलिक्यूल हैं, नेबरिंग मॉलिक्यूल हैं, इन द सॉलिड स्टेट इज 360 पिकोमीटर। ये कह रहे हैं कि जो दो मॉलिक्यूल हैं और इनके जो पास वाले एटम्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 360 पिकोमीटर। तो इनकी रेडियस क्या होगी, फिर हाफ कर दीजिए, 180 पिकोमीटर। इसके बाद आता है आपका मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस की क्या डेफिनेशन है, इट इज़ 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ वाले मेटल आयन इन द मेटेलिक लैटिस। इसके लिए पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ मेटल की क्या होती है। जो मेटल की अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम कर्नेल्स, क्या बोलते हैं, कर्नेल्स, और इनके द्वारा छोड़े गए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है किसकी, आपके मेटेलिक लैटिस की, जिसमें क्या प्रेजेंट है, कर्नेल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटेलिक रेडियस क्या कह रही हैं, कोई भी दो मेटल आयन ले लीजिए, ये पॉजिटिव आयन है, ये मेटल आयन है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस ले लीजिए और उसका क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, ठीक है। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटल आयंस। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, कोई भी दो मेटल आयन लेने हैं, उनके बीच की डिस्टेंस लेनी है, फिर क्या करना है, उसका हाफ करना है। तो ए मेटल लैटिस और क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव कर्नेल्स और मेटल आयंस, ठीक है, अरेंज्ड इन डेफिनेट पैटर्न इन ए सी ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। तो अपने क्रिस्टल में भी इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। ईच कर्नेल्स, जो एक कर्नेल होगा, कर्नेल का मतलब जो पॉजिटिव वाला आयन होगा, इज साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड बाई ए नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो एक पॉजिटिव आयन है वो कई इलेक्ट्रॉनों के संपर्क में रहता है। जैसे ये वाला, अगर मैं इसकी बात करूं, कलर चेंज कर देता हूं, अगर मैं इस आयन की बात करूं, इस पॉजिटिव आयन की, ठीक है, तो किस किस के कांटेक्ट में है, एक तो इस इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में, एक इस इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में, एक यहाँ इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक साथ ही कई इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में रहता है एक पॉजिटिव आयन। और जो हर आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो भी कई पॉजिटिव आयन के द्वारा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। ये बार बार आएगा आपका, मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव कर्नेल्स, इसे हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। जितने स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होंगे, सब्सटेंस क्या होगा, उतना ही आपका हार्ड होगा, ठीक है। इन ए मेटेलिक लैटिस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मोबाइल का मतलब वो मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। दे आर ओनली वीकली अट्रैक्टेड बाय द मेटल आयन और कर्नेल्स, ठीक है। मोशन के कारण जो अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव आयन की, जो कर्नेल है और इलेक्ट्रॉन की, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो जो आपका पॉजिटिव आयन है ये इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगा
पाता। तो कहने का मतलब है जो मेटलिक बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, आपके वीक होंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं, कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। ठीक है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, और मेटलिक में कैसे थे, वीक थे। ठीक है, ये मेटलिक, इसलिए अगर मेटलिक में वीक बॉन्ड है तो मेटलिक रेडियस ये हमेशा ही बड़ी होगी किससे, कोवलेंट रेडियस से। ठीक है, तो मेटालिक रेडियस ये बड़ी होगी किससे, कोवलेंट रेडियस से। ठीक है, और सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी आपकी वंडरवाल रेडियस। क्यों होगी वंडरवाल रेडियस, क्योंकि वंडरवाल रेडियस में जो फोर्सेस हैं बहुत वीक हैं। आपने देखा होगा जो दो मॉलिक्यूल थे वो एक दूसरे से बहुत दूर थे, उनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं था। ठीक है, तो सबसे बड़ी होगी आपकी वंडरवाल रेडियस, फिर मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटी होगी आपकी कौन सी, कोवलेंट रेडियस। यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है मेटालिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस के बीच में। द मेटालिक रेडियस ऑफ सोडियम 186 पिकोमीटर है, और जो इसकी कोवलेंट रेडियस है जो हमने कैलकुलेट करी वो कौन सी है, कितनी है, 154 पिकोमीटर। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होंगे तो एटम एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होंगे, ज़्यादा क्लोज होंगे तो रेडियस भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मेटलिक में क्या होगा, हमने अभी करा था लास्ट टाइम पीछे कि फोर्सेस वीक होंगे, और फोर्सेस वीक होंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी न्यूक्लियस की, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो मेटलिक रेडियस भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट टाइम हम वेरिएशन करेंगे एटॉमिक रेडियस का इन ए ग्रुप एंड पीरियड।